देखिए मुद्दे हमारे लिए तो केवल यही है कि हम आदिवासी लोग यहाँ 70 वर्षों से आज़ादी के बाद जो सरकारें देखते आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी को, आज भी हमारे जो यहाँ के मूल निवासियों की स्थिति बद से बदतर है। आज ये लोग जो है कि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा नहीं पाए। आज उनके तक सरकार की योजनाओं को जिनको पहुंचाने की ड्यूटी थी, उन प्रशासनिक अधिकारियों ने, नौकरशाहों ने उन्हीं लोगों को लूटने का काम किया और यहाँ भारी भ्रष्टाचार कर करके सरकारी योजनाओं का सत्यानाश कर दिया, जिसकी वजह से हमारे आदिवासी लोगों को दूसरे लोगों ने, जो थर्ड पार्टी, जो दूसरे लोग हैं, उन लोगों ने लोकतंत्र के विरोध में बात करके कि भाई लोकतंत्र खराब चीज़ है, भारतीय संविधान फेल हो गया है, 5वीं अनुसूची काम नहीं कर रहा है, ऐसा करके उनको दूसरे रास्ते को डाइवर्ट करने का काम किया, जिसकी वजह से आज यहाँ पे युद्ध की स्थिति निर्मित हुई है। तो हम लोग कुछ मुद्दे नहीं कह सकते जो यहाँ के मूलभूत चीज़ हैं कि भारत के संविधान में यहाँ के जो आदिवासियों के लिए प्रावधान है उसको सही सही लागू करने वाले ईमानदार नेतृत्व की कमी की वजह से आज दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पिछड़ा हुआ है। तो हमारा यही मुद्दा है कि हम लोग यहाँ बस्तर में जो दंतेवाड़ा है, जो कि सबसे धनी क्षेत्र है, यहाँ पे 12,000 करोड़ का लोहा हम लोग देश विदेश में भेजने का काम करते हैं, उसी का सदुपयोग हो जाए तो बस्तर को स्विट्जरलैंड बनने में देर नहीं लगेगी। ये बात हम लोग बता रहे हैं और हम आज भी उसी बात पे कायम हैं कि भारत का संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। उससे बड़ा घोषणा पत्र और कोई हो ही नहीं सकता। भारतीय संविधान से अपने लोगों को दूर करने के लिए वहाँ पे जो प्रावधान है जिससे भारत जो है आज विश्व गुरु बन सकता है, उस भारतीय संविधान से उनके प्रावधानों को अपने लोगों को न बता करके ये लोग जो है घोषणा पत्र का नौटंकी करते हैं। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव होते हैं तो एक अपील पत्र जरूर जारी करती है कि भारत से बड़ा घोषणा पत्र भारत का संविधान है, उसी को हम लोग गाँव-गाँव में ले जाने का काम कर रहे हैं। देखिए मेरा स्पष्ट मानना है कि जो शासक होता है वो अगर सही हो जाए तो प्रजा वहाँ पे सुखी रहती है। आज तक जिन लोगों ने भी शासन करने का काम किया वो उनका जो आदिवासियों के प्रति, यहाँ के मूल निवासियों के प्रति जो नीति है वो स्पष्ट नहीं रही है, उनके हित में नहीं रही है और राजा के इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है। राजा जिसको संरक्षण देता है वो सुरक्षित रहता है, राजा जिसको सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं करता है, उसके जान की परवाह नहीं रहती है, वो उसके मर भी जाए तो उसको कोई चिंता नहीं। अगर राजा का ही ये सोच रहे तो वो समाज कभी सुरक्षित नहीं रहता। तो आप देखिए, मैं किसी जाति धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आज यहाँ बस्तर में अंदरूनी क्षेत्रों में जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, साहूकार हैं, वो भी बस्तर में रहते हैं, लेकिन उनका जान माल की सुरक्षा है, वो लोग सुरक्षित रहते हैं, उनको कोई डर नहीं है। तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, जो शासक है, जो राजा है, इन लोगों की सुरक्षा कर रही है, इन लोगों की सुरक्षा के प्रति गंभीर है। लेकिन जहाँ हमारे आदिवासियों की बात आती है, जंगल में रहने वाले लोग, वो लोग मर भी जाएं, उनको गाजर मूली की तरह काटा जाए, लेकिन उनकी सुरक्षा के प्रति यहाँ का राजा, यहाँ का शासक गंभीर नहीं है। तो इसलिए मैं सीधा सीधा शासन को ही जिम्मेदार मानता हूं कि आज की जो समस्या है शासन की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड है। शासन में बैठे हुए लोग अगर सही नियत वाले हो जाएं, सही नेक नियत वाले हो जाएं, तो ये समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये ठीक हो जाएगी। और बीजेपी से मुक्ति ही उनका असली, एक तरह से कहा जाए कि आज़ादी होगी। आज भी हमारा समाज आज़ाद देश का गुलाम की ज़िंदगी जी रहा है। हम चुनाव को केवल एक चुनाव के रूप में नहीं लेते हैं, ये हम लोगों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। हम आदिवासी लोग, यहाँ के जो बस्तर के लोग हैं, हम लोगों ने, मैं एक आदिवासी का बेटा होने के नाते, बस्तर का निवासी होने के नाते कह रहा हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के नाते नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों की हालत आज बहुत गंभीर है। आज हम लोग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए अब हमको जब लगा कि मैं एक पढ़ा लिखा हूँ और देश दुनिया के शासन की, उनकी नीतियों की और दूसरे जगहों का भी मैं अध्ययन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यही अगर चलता रहा तो हमारे समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और तो वो जो आवाज़ उठानी चाहिए संसद में, विधानसभा में जो नहीं उठता है, सदन में इनकी सही आवाज़ उठेगी। हमारे कार्यकर्ताओं ने, आपको बता दूं कि अपने साधन से, अपने गाड़ी
गाड़ियों में खुद का पेट्रोल तेल भर करके, चावल दाल खुद का अपने घर से ला करके इस चुनाव कैंपेन में भाग लिया है। और कांग्रेस और बीजेपी की हमारी रैलियों को देख, हमारे रोड शो को देख करके नींद उड़ गई है, क्योंकि ये लोग हमारे लोगों को रोजी दे करके काम करवाते हैं। देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनके नेताओं को और जो भी हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भारतीय संविधान को हमारे आदिवासियों के बीच में ले जाने की ज़रूरत थी, उनकी ड्यूटी थी। लेकिन चूंकि कांग्रेस और बीजेपी में काम करने वाले हमारे आदिवासी नेता न तो खुद भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को के योगदान को जानते हैं, तो जो खुद नहीं जानता वो अपने समाज के बीच में क्या ले जाएगा। और जो उनके आकाओं ने बता दिया, जो उनके बड़े नेताओं ने बता दिया, उसी बात को लेकर के चलते हैं। तो जब हमको पता चला कि आज अगर हमारी हालत सुधरी है, आज हम लोग अच्छे अच्छे पदों में आए हैं, आज हम लोग अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, तो भारतीय संविधान की देन है। और भारतीय संविधान लिखने में चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान था, तो इसको हमारे समाज के बीच में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से ये बात आज फैल रही है। आपने देखा होगा कि 2 अप्रैल 2018 को जो भारत बंद हुआ था, जब एट्रोसिटी एक्ट को शिथिल कर दिया गया था, तो उसी लोगों ने जो है फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे आदिवासी भाई और पिछड़े वर्ग के लोग भी पूरा देश भारत बंद करने के लिए निकल गए। तो आज अम्बेडकरवाद कोई अनजाना चीज़ नहीं है। आज आदिवासियों में जय भीम बोलने की प्रवृत्ति बढ़ी है, वो लोग जय भीम बोलने लगे हैं, अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ने लगे हैं, अपने राजा महाराजाओं के इतिहास को जान करके बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को भी जान रहे हैं। सलवा जुडुम देखिए, एक जिस तरह से यहाँ नक्सलवाद का प्रभाव है और उसमें कहीं ना कहीं हमारे आदिवासियों का भी नुकसान हो रहा था, तो एक हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसको सही सोच करके शुरू किया, लेकिन सलवा जुडुम भी आखिर फेल हो गया। मतलब उन्होंने जिस तरह से आज CRPF है, पैरामिलिट्री फोर्स है, बस्तर में आई हुई है नक्सलवाद से निपटने के लिए, तो ये एक प्रयास किया गया था कि स्थानीय युवाओं की एक टीम बनाई जाए जो नक्सलवाद की समस्या से निपटने का काम करें। लेकिन दिशाहीन नेतृत्व की वजह से सलवा जुडुम आंदोलन भी फेल हो गया। तो जो नुकसान माओवादी आंदोलन के चलते और पुलिस के चलते हो रहा था, सलवा जुडुम के चलते भी हमारे आदिवासियों को उसी तरह से नुकसान होने लगा। तो इसलिए सलवा जुडुम को जो है एक सही प्रक्रिया नहीं कह सकते, उस तरह से भी इस समस्या से नहीं निपटा जा सकता। आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडुम को अवैध करार दिया। चूँकि अपने स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी इसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिशाहीन नेतृत्व था और कुछ लोगों ने इसकी आड़ में भी हमारे आदिवासियों का शोषण करना चालू कर दिया था। इसलिए सलवा जुडुम जो है मेरे नज़र में भी वो कोई सही प्रयास नहीं। देखिए, इस अभियान के चलते बहुत कुछ नुकसान तो हुआ, पूरे गांव के गांव कई वीरान हो गए। हम आदिवासी लोग जो प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, कुदरती जीवन जीते हैं, उनको उठा करके एक कैंपों में ला दिए, जो कि उनके बिल्कुल भी नेचुरली जो बढ़त है, जो नेचुरल उनकी ज़िंदगी है, उससे अलग हट के उनको रहने के लिए कहा गया। तो उससे जो है आदिवासी समाज जो है एक तरह से विस्थापित हो गया और कई लोग सीमावर्ती राज्यों में चले गए, कई लोग मारे गए। वो कहीं पे गए हैं, उनको अपने मूल स्थान पे लाने के पक्षधर है। लेकिन चूँकि अब माहौल ऐसा हो गया है कि इस अभियान के चलते जो माओवादी लीडरों के भी कई लोग दुश्मन बन गए और उनके टारगेट में आ गए। तो कुल मिला के शासन की जो इस तरह की जो ये प्रयास था, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अभी इसको एकाएक जो है ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन धीरे धीरे इसका ईमानदारी से, सही नेक नियत से इसका प्रयास किया जाना चाहिए। आदिवासियों को उनके मूल जगह पे बसाना चाहिए और जो कि उनका कुदरती नेचुरल ज़िंदगी है उसको जीने के लिए उनको रहना चाहिए। लेकिन शासन प्रशासन से मुझे नहीं लगता कि इस तरह का ईमानदार प्रयास हो रहा है। और हम जो भी करना चाहते हैं, जो भी हमारे एजेंडे में है, जो हमारे लक्ष्य है, सभी चीज़ एक साथ समस्या दूर करने का हमारे पास एक खाका खींचा हुआ है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है शासन सत्ता पे बैठना। और अगर हम एक विधायक भी बस्तर से, ट्राइबल क्षेत्र से जिताते हैं, तो जो एक विधायक का पावर होता है, जो एक विधायक अपने क्षेत्र में करा सकता है, जो आज तक जो एक सही नेता नहीं बनने की वजह से, सही लीडर नहीं बनने की वजह से जो काम नहीं हुआ है, तो हम लोग जो है पावर में आने के बाद अपने लोगों की हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ऐसा मुझे आत्मविश्वास है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान और हमारे महापुरुषों की विचारधारा हमारे साथ है। जब
देखिए, जब तक एक भी आदिवासी जीवित है तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि एक सही नियत से जो गवर्नमेंट है काम नहीं कर रही है। सरकार जो है अंतिम व्यक्ति तक, जंगल में रहने वाले एक आदिवासी अंतिम व्यक्ति जो रहता है वहाँ तक सरकार पहुँचे ही नहीं है। वो नहीं पहुँच पाया, इस वजह से समस्या पैदा हुई। आज भी उसकी योजनाएं वहाँ तक पहुँच नहीं रही हैं। तो इस असंतोष का फायदा जिन लोगों ने उठाया और अपने साथ उनको जोड़ने का काम किया, अब उनको जो है आप हथियारबंद लड़ाई से उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो जो विचारधारा की लड़ाई है वो विचारधारा से ख़त्म हो जाएगी, हथियार से ख़त्म नहीं होने वाली है। क्योंकि जितने आप इनको विद्रोहियों को या शासन सत्ता की नीतियों से असंतुष्ट लोगों को आप एक एक करके जो है जेल में डालोगे या मार डालोगे, तो उससे समस्या समाधान नहीं होगा, उससे और असंतोष पैदा होगा और जो है उससे लोग नाराज होंगे शासन से। तो इस तरह से जो है समस्या समाधान नहीं होगा। विचारधारा की लड़ाई को विचारधारा से ख़त्म किया जा सकता है, ऐसा नहीं। देखिए, ये सभी चीज़ भारतीय संविधान में इंक्लूड है। भारतीय संविधान के प्रावधान की ही बात हम लोग कर रहे हैं। अगर ये सभी कानून सही लागू हो जाता तो आज ये समस्या होती नहीं ना। इसलिए अब हम वही बोल ही नहीं सकते कि 5 अनुसूची लागू है या जनजाति सलाहकार परिषद यहाँ काम कर रहा है या जो पेशा कानून है वो लागू है। लागू होता तो ये समस्या पैदा ही नहीं होती। ये आदिवासियों को असंतुष्ट होने का, हथियारबंद आंदोलन शुरू होने का, इन सब कानून का पालन नहीं होने की वजह से ही है। इसलिए ये कानून लागू नहीं है, भारत का संविधान ही यहाँ पे लागू नहीं है और आज भी आज़ाद भारत में यहाँ का मूल निवासी गुलाम है और इनको चाहिए संतुलन। और ये आज़ादी होगी कांग्रेस और बीजेपी को हटाने से। कांग्रेस और बीजेपी फेल हो गए हैं, उन्होंने भारत के संविधान को पालन करने में पूरी तरह से असफल हो गए हैं और जब तक बीजेपी और कांग्रेस से मुक्त नहीं होगा बस्तर कभी शांत होने वाला नहीं है। इसलिए ये कानून लागू ये लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि भारत के संविधान के विरोधी लोग हैं। देखिए, सोनी सोढ़ी जी से मैं मिल चुका हूँ, मिलते रहता हूँ, बातचीत भी होती रहती है और उनको भी मैंने कहा है कि अगर समस्या का समाधान करना है तो राजनीतिक हल ही उसको निकालना पड़ेगा। राजनीतिक सत्ता उसके लिए ज़रूरी है और राजनीतिक नेतृत्व ज़रूरी है। आप जैसे लोगों को सदन में पहुंचना ज़रूरी है। इस बात को भी मैं उनको बोल चुका हूं, क्योंकि सरकार के विरोध में बहुत सारे आंदोलन होंगे, उसके दुष्परिणाम भी बहुत सारे होंगे, कई लोग मारे जाते रहेंगे। अगर हम उनके बीच में जा कर के एक तरह से सहानुभूति ही दर्शा सकते हैं, उसके अलावा हम लोग उनको न्याय नहीं दिला पाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में जो बीजेपी और आरएसएस की सरकार है, उनके कब्जे में आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी ऐसा निर्णय दे देता है, हाई कोर्ट ऐसा निर्णय दे देता है हमारे आदिवासियों के विरोध में है। इनके कब्जे में सीबीआई है, इनके कब्जे में चुनाव आयोग है, इनके कब्जे में मीडिया है, इनके कब्जे में सेना है। तो इनके विरोध में जो भी आंदोलन हो रहा है वो सफल नहीं होगा, सरकार द्वारा कुचला जाएगा। अगर उनके बीच में जा कर के हम लोग नेतृत्व करने का भी प्रयास करते हैं, नेतृत्वकर्ता को भी मार डाला जाएगा। ये हमेशा से होता है। सत्ता के विरोध में कोई आंदोलन जो है सफल नहीं हो सकता। आप देखिए, लिट्टे जैसा संगठन, उसका मुखिया काज मार दिया, आज लिट्टे जैसा संगठन ख़त्म हो गया। तो सरकार के विरोध में कोई आंदोलन हम लोग नहीं कर सकते, बशर्ते हम लोग सरकार में खुद बैठ सकते हैं। ये इस देश के गरीब लोगों के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छा एक रास्ता बताया कि आप लोग सत्ता में बैठ जाओ, शासन सत्ता अपने हाथ में ले लो, फिर जो करना है करो। जो काम है उनके मैं प्रशंसा करता हूँ, बहुत अच्छे। अब जो है सारा जीवन अपने समाज को अर्पित करना है। इसी समाज को अर्पित करने की दिशा में जो है विश्व के प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ कोरबा, जो कि देश ही नहीं विदेश में जितने रहने वाले हमारे मूल निवासी वर्ग हैं, उन मूल निवासी वर्ग को एक सूत्र में बांधने का एक प्रिंसिपल बनाया हुआ है। उसी प्रिंसिपल की जानकारी लेते हुए मैं उस संगठन से जुड़ा और जुड़ने के बाद उसमें जो है मैं
लगातार अपने आप की भागीदारी निभाई और उसी भागीदारी के तहत जो है मेरे मन में ये बात आई कि चूँकि भारत ही नहीं पूरे विश्व में मूल निवासियों का एक बृहद समुदाय है, इस बृहद समुदाय को किस प्रकार से हमको जो है संविधान के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक जो हम लोगों की जो परंपरा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको भारत के संविधान में प्रदत्त किया है, उसके माध्यम से कैसे जागृत कर सकते हैं, इसी दिशा में काम करना शुरू किया। मैं 2017 में जब विश्व की प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ में अपने आप को भागीदार के रूप में वहाँ पर देखा, तब से लेकर के जो है एक ऐसा माहौल आया, उस माहौल में जो है आप सभी भाइयों और बहनों को मालूम होगा कि 2 अप्रैल 2018 एक ऐसा मंजर था, जो मंजर जो है मेरे मन को ऐसा झकझोर दिया कि हमारे देश में संविधान के विरुद्ध, हमारे मूल निवासियों के संविधान की रक्षा के लिए किस प्रकार से जो है एट्रोसिटी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अत्याचार अवरोधक अधिनियम 1989 जो बनाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जिसके कारण जो है पूरे देश भर में एक क्रांतिकारी जो है एक आंदोलन हुआ, जिसका नेता अभी तक आज जो है, आज की तिथि में हम जो है यहाँ पर आज गीदम में हैं। गीदम छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका है, जो जनजाति का सघन इलाका है, उस जगह पे है। आज 20 सितंबर है, आज तक उस 2 अप्रैल 2018 का जो नेतृत्व करता है उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। यही हमारे संविधान की मूल धारा है और मूल शक्ति है। वही जो है मेरे को ऐसा जो है संदेश दिया कि नहीं, आपको जो है सिर्फ उस समुदाय से ही जुड़कर। अच्छा प्रश्न किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो परिकल्पना थी संविधान का अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जो प्रावधान था, इसको 1950 से लेकर के 1984 तक आम जनता तक पहुंचाया नहीं गया। इसलिए हमारे लोगों को शेड्यूल्ड एरिया में आपका क्या अधिकार है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो जिस प्रकार से संविधान को जो है अनदेखा करके यहाँ पर जो है शासनकर्ता लोग जिस प्रकार से 1950 से लेकर के आज तक के शासन करते आए थे, तो जब जो है हमारे लिए जो है 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल इसको भी यदि जो है घोषित किया गया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ठीक इसी तरह से धारा 370 और 35A एक स्पेशल क्राइटेरिया अस्थायी रूप से जम्मू कश्मीर और उसके आसपास उस स्पेशल एरिया को डेवलप करने के लिए एक प्रक्रिया और बनाई गई थी, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हुआ। और यह जो है जिस प्रकार से 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का अनुपालन नहीं हुआ, उसी प्रकार से 370 और 35A का अनुपालन नहीं हुआ। लेकिन लोगों ने ऐसी भ्रांति फैलाई कि 370 के कारण जो है भारत एक नहीं हो पा रहा है, और 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में जो है लोगों को इतना अधिकार दिया गया है, इसके बाद भी सशक्त नहीं हो रहा है। मैं तो इसी रूप में देखता हूँ। इसलिए धारा 370 पे जो है टीका टिप्पणी करना जो है इस समय मैं मुनासिब इसलिए नहीं समझूंगा कि 5th शेड्यूल एरिया का दुरुपयोग किया गया है, 6th शेड्यूल एरिया का दुरुपयोग किया गया है। इसी प्रकार से मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि 370 का भी दुरुपयोग करके इस चीज़ का यहाँ पर जो है संसद में जो है उस प्रस्ताव को ला करके उसका डाइल्यूशन और उसको हटाने का काम किया गया है। ऐसा जो है मेरा व्यक्तिगत जो है सुझाव है और व्यक्तिगत मत है। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि नक्सलवाद जो है कोई समस्या नहीं। नक्सलवाद इसलिए कोई समस्या नहीं है, जितने भी श्रोता हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे
और सनम्र निवेदन करता हूँ कि नक्सलवाद क्यों पनप रहा है, इसकी जड़ में जाने की आवश्यकता है। जड़ में जाने की आवश्यकता इसलिए है कि ये 5th शेड्यूल एरिया है, इसमें बाहरी तत्वों का प्रवेश जो है संविधान में वर्जित किया गया है। इसके बावजूद भी शासनकर्ताओं ने बाहरी लोगों को यहाँ पर पदार्पण करने का आदेश कैसे प्रसारित किया और उनको जो है यहाँ पर घुसने कैसे दिया, यहीं से जो है यहाँ पर नक्सलवाद का जो है पैदाइशी मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ। नक्सलवाद कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर बाहरी लोगों का जो है उद्योग और बाहरी लोगों को जो है यहाँ पर घुसपैठ यदि आप बंद कर दीजिए, नक्सलवाद उसी दिन से ख़त्म हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर जो है रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनकी अपनी अलग भाषा है, अपनी अलग परंपराएं हैं, अपनी अलग अलग तीज त्यौहार है, इसी में अपने आप को खुश रखते हैं। आज अरबों खरबों की संपत्ति इस बस्तर संभाग में जो है यहाँ पर फैला हुआ है, यही जो है यहाँ के पूंजीपतियों को लालायित कर रही है। इस वजह से कोई भी शासनकर्ता यहाँ पर आता है, इन पूंजीपतियों को जो है खुश करने के लिए यहाँ पर नक्सलवाद को खुद जो है यहाँ पर पैदा करते हैं। नक्सलवाद यहाँ कोई समस्या नहीं है। शासनकर्ता यदि जो है यहाँ के मूल निवासियों को अपना जल जंगल जमीन और संपत्ति का अधिकार दे दें, नक्सलवाद उसी दिन से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जिन संगठनों ने यहाँ पर नक्सलवाद के नाम से यहाँ पर पदार्पण किया, उनका मूल उद्देश्य था कि यहाँ पर जल जंगल जमीन की सुरक्षा करना, यहाँ के मूल निवासियों की सुरक्षा करना, ऐसी मैं मानता हूँ। इसलिए बाहरी लोगों का यहाँ पर प्रवेश यदि बंद कर दिया जाए, नक्सलवाद उसी दिन से ख़त्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो है एक यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से यहाँ पर जो मूल निवासियों का जो हक है, यहाँ वसिंदा जो हैं उनको जो है कुशल प्रशासन मिलेगा और नक्सलवाद के साथ में जो भी बातें होंगी वो सार्थक रूप से पहल करके उस पर निदान अवश्य किया जाएगा। यही है समता, समानता, बंधुत्व और सबको जो है समान अधिकार मिले और यहाँ पर जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इस चीज़ पे जो है मैं विश्वास करता हूँ। यदि आज जो है हमारी जनसंख्या जो है 80% से ज़्यादा है, 85% के आसपास है, तो हमको शासन और प्रशासन में हर दृष्टि से हमको 85% की भागीदारी मिलना चाहिए। 15% जो लोग हैं उनमें से 1% आदमी 95% को खा रहा है, जिसकी 2% जनसंख्या है वो 20% को जो है भागीदारी निभा रहा है। इससे असंतुष्ट होकर के अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी भावना को जो मैं मानता हूँ और इसी भावना के तहत जो है मैं चलूँगा। बदलनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, देखिए अभी जब तक जो भी हम लोगों का फंड आता है, तो आप जो है देख लीजिए किसी भी राज्य का जो भी बजट आता है, तो हमारे मूल निवासियों के लिए जो बजट परसेंटेज होना चाहिए, उस बजट परसेंटेज में इन लोग जो है किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं रखते, जिसकी जो है आप जैसे बुद्धिजीवी लोग उस चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन आम जनता या जो सामान्य संगठन है इन चीज़ों पे मॉनिटरिंग नहीं करता। इसका दुरुपयोग करते हुए ये लोग अपनी योजना को जिन योजनाओं के तहत जो योजना लेते हैं, ये अपने स्वयं की योजना नहीं होती, ये कहीं ना कहीं जो है विश्व के जो फंड होता है उससे कर्ज लेकर के ही इन योजनाओं को हमारे ऊपर थोपते हैं। ये जो है हमारे लोगों को मानना पड़ेगा। यदि इस प्रकार की जो है मान्यता यदि जो है लोगों को यदि नहीं है, तो जो है कम से कम गवर्नमेंट से या जो है अपने राज्य सरकार से या सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि जो है जो भी प्रावधान जो है हमारे वर्गों के लिए रखा गया है, बजट में आपका प्रावधान है कि नहीं है। प्रावधान में जो भी प्रावधान शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, ये सारा प्रावधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में रखा हुआ है। उन्हीं प्रावधान को जो है लागू करने के लिए जो परसेंटेज उसमें दिया गया है, आप यदि संविधान को पढ़े होंगे तो उनमें स्पष्ट उल्लेख है कि एजुकेशन के लिए जो है ये प्रावधान है, सड़क के लिए प्रावधान है, बिजली के लिए प्रावधान है, पानी के लिए प्रावधान है, भवन के लिए प्रावधान है, और जो नैसर्गिक चीज़ें हैं
उनको सुरक्षित कैसा रखा जाएगा, इन चीज़ों के लिए अलग प्रावधान जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसमें रखा हुआ है। इस इनका जो घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का या अलग रूलिंग पार्टी का जो भी घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र जो है इनका संविधान से परे होते हुए भले संविधान का उल्लेख करते हैं, लेकिन उसमें जो है काट छांट करके और इनको जनता को, मतदाताओं को किस प्रकार से जो है प्रलोभन में लिया जाए, इन्हीं भावनाओं के तहत ये लोग जो है घोषणा पत्र जारी करते हैं। और आज़ादी के 70 सालों तक इसी लोक लुभावन घोषणाओं के जाल में फंस करके हमारे लोग जो है आते हैं और इनको जो है शासक वर्ग बनाते आए हैं। यही जो है एक मूल धारा है। बहुत सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर गंभीर रख रहे हैं। इन चीज़ों पे एक चीज़ तो स्पष्ट होता है कि मान्यवर कांसीराम साहब की जो है यहाँ पर जाने के बाद जो मार्गदर्शन और जो दिशा निर्देश देश हित में और समाज हित में होना था, वहाँ पर कुछ न कुछ कमियां तो आई हैं। नीति निर्देशक जो तत्व है वो बिल्कुल बहुजन के सामने और देश के सामने और प्रदेश के सामने आना चाहिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में चाहिए बहुसंख्यक एजेंडा होना चाहिए, ये प्रस्तुत जरूरी है, ताकि जो है आज हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले बीजेपी और कांग्रेस जो है उनको जो है जवाब देने के लिए जो है उनका मुंह बंद हो सके, उनकी ज़बान बंद हो सके। इसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व से निवेदन करेंगे कि संविधान जो कि हमारी मूल धारणा है और संविधान को हम जो है मूल आलेख मान करके वही हमारा जो है घोषणा पत्र है, ऐसा मान करके ज़्यादा समय तक जो है आम जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व से निवेदन करेंगे कि आम जनता की भावनाओं के तहत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसी के तहत जो है बहुजन समाज के हित में और पूरे राष्ट्र के हित में एक जो है समतावादी और हमको जो है बहुमुखी प्रतिभा के रूप में किस प्रकार से देश में आप जो है देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसी घोषणा पत्र होना चाहिए। ऐसी जो है हम निवेदन करना चाहिए, मांग तो नहीं कर सकते, निवेदन ही कर सकते हैं। आपकी बातों से मैं जो है पूर्णतः सहमत हूँ और आपके मीडिया के माध्यम से जो है हम राष्ट्रीय नेतृत्व से निवेदन करेंगे कि आने वाले समय में, अभी तत्काल में नहीं हो सकता है, हमारी बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा दल है, आज जो है आपके हमारे पास जो है मार्गदर्शकों की कमी नहीं है और विद्वानों की भी कमी नहीं है, तो फाइनेंस एडवाइज़र की भी कमी नहीं है। तो ये हम निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में एक नीति निर्देशक तत्व के रूप में एक जो है घोषणा पत्र जारी होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि हम लोग जो है आदिवासियों के बारे में यदि बात करेंगे तो आपको ये जानकारी लेना आवश्यक होगा या आपको जानना आवश्यक होगा कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता रही है और समृद्धशाली सभ्यता रही है। ये जो है समृद्धशाली सभ्यता को जो है हम ये मान के चलते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में कि उसको समूल नाश करने की कोशिश की गई और आज जो है हमारे देश में या प्रदेश में खास करके घोटुल संस्कृति जो है बस्तर इलाके में प्रचलन में है, उनको जो है एक विकृत रूप जो है प्रदर्शित करने की जो है मनुवादी लोगों ने जो है प्रस्तुत किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। घोटुल जो है पुराने समय में आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार से अपने समाज को धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और उनकी जो है रूढ़ी प्रथा को, पेन शक्तियों को किस प्रकार से जो है जीवंत रखा जाए और अपने सभ्यता को बरकरार कैसा रखा जाए, इसी प्रथा का एक रूप है घोटुल। उस घोटुल प्रथा में जो है एक यहाँ पर बात रखना जो है हम महत्वपूर्ण समझेंगे कि वहाँ पर
जाने के बाद जो है हमारी शिक्षा संस्कृति को जो है हमारे मुखिया लोग वहाँ पर परिभाषित करते थे, अपनी पेन शक्तियों को जो है वहाँ पर आह्वान करके वहाँ पर जागृत करते थे, और जागृत करके जो है जो वहाँ पर जो समय निर्धारित होता था उस समय में मंगलमय रूप से जो है उस चीज़ का आनंद लेते थे। और वहाँ पर वही एक प्रथा रही है जो कि उनको शक्तिशाली रूप में प्रदर्शित करने का एक माध्यम था, जिसको मनुवादी शक्तियों ने जो है विकृत रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश किया, जिससे जो है आदिवासियों में जो मान्यताएं हैं उनको एक माखौल रूप से उड़ाया गया। इस प्रकार से मैं समझता हूँ। तो एक षड्यंत्र है मनुवादियों का। देखिए आज जो है देश के अधिकांश मंदिरों में शोषण होता है, और बहुत सारे केस आप बापू आसाराम का देखे होंगे, हरियाणा का देखे होंगे। और ये सारा चीज़ क्या है? देवदासी प्रथा क्या है? ये देवदासी प्रथा जो है ये मनुवादियों की देन है। और देवदासी क्या है ये आम जनता जानती है, आज के समय बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मूल निवासियों में जो हम लोगों का जो संस्कार है उसका माखौल उड़ाया जा रहा है, इसकी तो हम घोर निंदा करेंगे। जिन्होंने भी ये बातें कही सेक्स वाली बात, ये पहले अपने आप को झांकें। मंदिरों में क्या होता है, मंदिरों को देखें। पहले हजारों वर्षों से मंदिरों में किस प्रकार देव हमारे आदिवासी समाज को बदनाम करके कांग्रेस और बीजेपी में बांट करके जो है हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए जो है हम लोगों का जो है यहाँ पर कोई रक्षा करने वाले या हमारे बचाव करने वाले जो हमारे जो ज्ञाता हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। यदि कोई आता है तो इनको कहीं पर जो है दबा दिया जाता है या प्रलोभन दे करके उनको जो है उनके वचन को जो है ऐसा कहता है कि भाई ये मेरा स्वयं का विचार है। पारी कुपार लिंगो जो है हमारे आदिवासी संस्कृति में आदिवासियों के प्रथम गुरु रहे हैं, और ये प्रथम गुरु का जो है हम लोग आज भी जो है पूजन करते हैं। यदि पारी कुपार लिंगो की बात करें तो आज जिस समय प्रथम हमारा पारी कुपार लिंगो हुआ तब से लेकर के 88 लिंगो हमारे यहाँ हुए हैं, और 88 लिंगों में जो है ये आदिवासियों की मूल परंपरा और मूल सभ्यता और धर्म संस्कृति के ये द्योतक रहे हैं। लेकिन जो है पहला गुरु जो है हमारा पारी कुपार लिंगो हुआ, वहाँ से लेकर के 80 लिंगों तक हम लोगों की धर्म संस्कृति जो है बरकरार रही। लेकिन 80 के बाद ये आर्यों के आने के बाद जो है 84 जो हमारे धर्मगुरु रहे लिंगो, उनके साथ जो है ये आर्य पुत्री का बहुजन समाज पार्टी की जो है किसी प्रकार से प्रलोभन दे करके जो है हमारे लिंगों का जो है या शंभू का जो है ये लोग पारिवारिक स्थिति पैदा किए। वहीं से जो है आर्यों ने हम लोगों का जो धर्म संस्कृति और इसका जो है विकृति पैदा की। और 84 जो है शिव पार्वती जो बोलते हैं, ये जो है पार्वती जो है मूल रूप से जो है आर्यपुत्री थी। शिव जो है हमारा जो है अनार्य जो है देव रहे हैं, ये लिंगो रहे हैं 84 देव के 84 नंबर के लिंगो रहे हैं। और वहीं से जो है विकृति पैदा हुई, और 84 से लेकर के 88 तक जो है ये फिर जो है हमारे जितने भी धार्मिक जगह पे जहाँ हम लोगों को जो है लिंग जिसको कहते हैं ये हमारे गुरुओं का ये है, और उसी का जो है ये लोग आज आधिपत्य कर लिए हैं। और आज ये बोलते हैं कि ये हमारा है, लेकिन ये जो है झूठा है। और हम जो है पारी कुपार लिंगों के वंशज हैं, और उन चीज़ों को जो है हम आगे बढ़ाने के लिए इसलिए अग्रसर हैं और प्रेरित हैं, क्योंकि जो है हम जो है सिंधु घाटी के सभ्यता के मानने वाले लोग हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को ये लोग विनाश किए, और आज जो है आर्यों की जो संस्कृति है, मनुस्मृति है, हम लोगों को ऊपर लादने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको जो है हम लोगों को, हमारे लोगों को, चाहे वो राजनीतिक रूप से कांग्रेस का भी भाई हो या चाहे बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी का भाई हो, उन लोगों को समझना पड़ेगा कि जो है मूल निवासियों की धर्म संस्कृति, आज जो है अनुसूचित जाति के जो भाई हैं वो भी हमारे ही भाई हैं। आज जो है मूल निवासी में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो ओबीसी भाई हैं वो भी मूल रूप से आदिवासी ही हैं।
इन भाइयों को समझना पड़ेगा कि पारी कुपार लिंगों के बारे में आप लोगों को जानकारी लेना पड़ेगा। जिस दिन पारी कुपार लिंगों को आप लोग जान जाएंगे तो आपको जो है एक सूत्र में हमारे ये तीनों भाइयों को जोड़ने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। यह एक जो है मेरी मान्यता है। 84 शंभू तक जो है, अच्छा, जो लिंगो है उसको लिंगो उन्हीं को ही शंभू हाँ, कहते हैं। उन्हीं को शंभू बोलते हैं। ये 84 जो हमारे पारी कुपार लिंगों के जो 84 गुरु हुए, वो गुरु हैं बेसिकली। शंभू जो है, शंभू जो गुरु हैं। अच्छा अच्छा, पारी कुपार लिंगों के गुरु हैं वो। नहीं, पारी कुपार लिंगो जो है प्रथम गुरु हैं हमारे। अच्छा, उनके बाद जो गुरु आए हाँ वो 84वें नंबर में जो है शिव और पार्वती, हाँ, जो शंभू जो है पार्वती आर्य बेटी से जो है इनका संपर्क हुआ, तब फिर उनको शिव के रूप में उनको संबोधन दिया गया। उसके पहले जो है पूरा पारी कुपार लिंगों की मतलब लिंगों के ही वंशज। ये क्या वो जो वंशज है, क्या ये बुद्ध परंपरा को के पहले के वंशज है? ये देखिए, जिस प्रकार के बहुत सारे हाँ, बुद्ध ने बिल्कुल। कहा कि मेरे पहले भी बुद्ध रहे हैं, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। उसके बाद चार्वाकों का आया, लोकायतों का भी आया, जी, एक जी। नास्तिक जो दार्शनिक व्यवस्था रहा है पूरे देश भर में। जी। तो क्या उसी क्रम में क्या बोलते हैं ये बुद्ध के पहले के थे पारी कुपार लिंगो? बुद्ध के पहले के थे। आपको मालूम होगा वर्ष पूर्व जो है तथाकथित गौतम बुद्ध का जो है जन्म का जो है उल्लेख है, और उनके काल में ही जो है बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। लेकिन पारी कुपार लिंगों को जो है ये उससे पहले का जो है माना जाता है। और यदि जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का यदि उल्लेख नहीं होता तो पारी कुपार लिंगों पे भी जो है उल्लेख नहीं हो पाता। लेकिन ये मान्यता है कि इसका उल्लेख जो है जब ब्रिटिश शासन में रेलों का जो है यहाँ पर रेलों की स्थापना करने के लिए किया गया, तभी सिंधु घाटी सभ्यता के जो है जानकारी मिली। इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है सिंधु घाटी की सभ्यता बौद्ध काल से भी पहले का है। आदिवासी समुदाय में एक ऐसी मान्यता है कि आदिवासी समुदाय जो है एक बृहद समुदाय है, और इस बृहद समुदाय में 750 गोत्रों का एक समूह है। और मुख्य रूप से जो है आदिवासी समुदाय 3 चीज़ों में जो है मान्यता रखती है। एक गोत्रज व्यवस्था, एक टोटम व्यवस्था और एक रूढ़िवादी व्यवस्था। हमारे यहाँ आदिवासी समुदाय में जो है बहुत सारी चीज़ों में शुरुआत से ही ऐसी रहा है कि यदि आप टोटम व्यवस्था के तहत जो है यदि अपने आप को निर्वाह करना चाहते हैं तो आपका संबंध किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, ये आदिवासी समुदाय की विशेषता है। उसमें क्या है कि यदि एक टोटम वाला व्यक्ति है तो दूसरे टोटम वाला व्यक्ति के साथ किस प्रकार से जो है संबंध होगा, चाहे वो संबंध रोटी बेटी का हो, चाहे समधियाने का हो, ये जो है उस टोटम व्यवस्था से परिलक्षित हो जाता है। यदि टोटम व्यवस्था के बारे में जो है ये चीज़ें काफ़ी गहन अध्ययन हमारे समाज के बीच में अभी तक जो है लोगों को नहीं हो पाया है। हमको विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष बना दिया, फिर प्रभारी भी बना दिया, फिर धीरे धीरे हम जन चर्चा में आ गए। फिर माननीय दाऊराम रत्नाकर जी हमारे लिए सीट छोड़ दिया। हम 2008 में हम एमएलए चुनकर आ गए। फिर विधानसभा में हमको प्रश्न लगाने का अवसर मिला, बोलने का अवसर मिला, बहुत कुछ जानने और समझने का अवसर मिला। तो उस बीच में हमारे दलित शोषित समाज के ऊपर में जो हो रहे हैं अन्याय अत्याचार, उसके बारे में हमने प्रश्न लगाया, प्रश्न पूछा भी। तो हमने पाया जी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज तक जो सरकारें चली है
तो उनके राजपाट में हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी का दशा बिगड़ गया है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में हमारे लोगों को अंग्रेज़ों ने बहुत सुविधा दिया। हमारे SC ST OBC लोगों को ज़मीन दिया, भूमि स्वामी बनाया। उस समय हमारे छत्तीसगढ़ का जो है नेतृत्व गुरु घासीदास बाबा जी करते थे। गुरु घासीदास बाबा जी को ज़मीन बांटने का अधिकार मिला था। उस समय गुरु घासीदास जी अंग्रेज़ों से 3 शर्त रखे थे। तो 3 शर्त क्या क्या रखे थे कि सब के लिए शिक्षा का दरवाज़ा खुले, जो ज़मीन जोतेगा वो ज़मीन का मालिक होगा और अन्याय और अत्याचार का अस्त हो। तो अंग्रेज़ों ने बाबा गुरु घासीदास जी के तीनों शर्त का पालन किया। और उस समय सामंत शाही लोग यहाँ के गुंडे और बदमाश लोग, उस समय उनके हाथ में नेतृत्व था यहाँ का। तो ये गुंडे लोग, बदमाश लोग हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी भाई के ऊपर में अन्याय अत्याचार करते थे। तो उस अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने सूली फांसी का नियम बनाया। जो हमारे गरीब लोगों के ऊपर में अत्याचार करते थे उनको सज़ा देते थे। तो पहले हमारे लोग बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में सूली फांसी था, सूली में चढ़ा दिया जाता था। तो हमारे गरीब भाई SC ST OBC के भाई तो अन्याय अत्याचार नहीं करते थे। अन्याय का अत्याचार करने वालों में से वही लोग थे, सामान्य शाही लोग थे। तो उनके अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने ये प्रावधान किया, कड़ा प्रावधान किया। तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने लगभग 1926 के दशक में हमको प्राप्त जानकारी के अनुसार इधर छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया बाबा भीमराव अंबेडकर ने। तो भीमराव अंबेडकर को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हुई जिनका नाम है दादा नकुल देव ढीढ़ी जी। दादा नकुल देव ढीढ़ी जी उस समय के महासमुंद जिला के आरंग क्षेत्र के ग्राम भोरिंग के रहने वाले थे और अच्छे बुद्धिमान लोग थे, पढ़े लिखे थे, बुद्धिजीवी थे और मानवतावादी थे। तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक महान सपूत जन्म लिए थे जिनका नाम है बाबा गुरु घासीदास जी। तो बाबा गुरु घासीदास जी के विषय में सन 1916 में एक अंग्रेज लेखक जिनका नाम है R.V. रसेल, तो वह जो पुस्तक है बाबा भीमराव अंबेडकर के हाथ लगी, वो अंग्रेजी में लिखा हुआ पुस्तक है। तो दूसरा पुस्तक द ग्रेट मैन ऑफ छत्तीसगढ़, वो पुस्तक भी भीमराव अंबेडकर ने लंदन में पढ़ी थी। फिर छत्तीसगढ़ आने के बाद में दादा नकुल देव ढीढ़ी को उसने प्रेरणा दिया कि गुरु घासीदास बाबा जी यहाँ जन्म लिए थे, बहुत आंदोलनकारी थे। उसने सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन किया था। उनका आप प्रचार प्रसार कीजिए, लोगों को सामने लाइए। तो फिर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा से दादा नकुल देव ढीढ़ी जी ने घासीदास जयंती का शुरुआत अपने गृह ग्राम भोरिंग में शुरू किया और तब से निरंतर आज तक गुरु घासीदास जी को पूरे लोग जानते हैं, मानते हैं। लेकिन घासीदास जी के असली आंदोलन को अभी लोग नहीं जानने लगे हैं। जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो अम्बेडकरवादी लोग गुरु घासीदास जी के असली संघर्ष को जानते हैं। लेकिन जो अधिकांश लोग हैं तो उसको अधिकांश लोग अंधविश्वास में ले लिए हैं। घासीदास जी को चमत्कारी पुरुष बता दिया है। लेकिन असली संघर्ष गुरु घासीदास जी ने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आंदोलन किया है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा से इधर अम्बेडकरवाद का बहुत प्रचार प्रसार दादा नकुल देव ढीढ़ी ने किया। अम्बेडकरवाद जो है वो मानवतावाद है, वो समतामूलक समाज का निर्माण करने वाला वाद है, जिसको हम साफ शब्द में कहेंगे कि नैतिकता
नैतिकता ही मानवता है और मानवतावाद का ही पर्यायवाची अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद में जाति समाप्त हो जाती है, छुआछूत समाप्त हो जाती है, वर्ण भेद नज़दीक नहीं आ पाती। तो साफ स्पष्ट है कि अम्बेडकरवाद का जो है पर्यायवाची समतामूलक समाज की स्थापना करना है।